MS मणि साहब, लोगों को थोड़ा रुक जाना चाहिए। देखिए, ये नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर है कि जब भी एक्सपेक्टेशन है कि किसी की प्राइस ड्रॉप होगी, टैक्स कम होगी। और लक्ष्मण जी, आपको याद होगा कि पहले प्री 2017 जब एक्साइज का ज़माना था और जिस वक्त में यूनियन बजट की प्रेजेंटेशन 28 फरवरी को होती थी, उस वक्त भी ये सिमिलर पैटर्न हर साल में दिखने को मिलता था, जहां पर फरवरी में जनरली सारे ड्यूरेबल्स, सारे कंज्यूमर आइटम्स के सेल डाउन होते थे, क्योंकि ये संभावना थी कि किसी आइटम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगी। तो ये नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर है, पर मैं ये समझता हूं कि ये जो रेट रिडक्शंस है, इसका ऐलान सिर्फ 20 दिन पहले हुई है, अगस्त 15 को ही हुई है, और आज की तारीख में हम सितंबर 3 को बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक इसका फैसला हो जाए। तो 20 डे जो विंडो है, उसमें अगर हम बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर रेट कटौती का ऐलान कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये समझता हूं कि इसका जो ऐलान हो जाएगा और उसके बाद में दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो है इफेक्टिव डेट की जो इंटीमेशन की जाएगी, वो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, जिससे किसी प्रकार का सेल, ओणम का सेल हो या दशहरा का सेल हो, कोई स्टॉप नहीं हो। दूसरी बात है, इसमें ट्रांजिशन प्रोविजंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर जगह पे, हर बिजनेस पे पाइपलाइन इन्वेंट्री है, वेयरहाउस स्टॉक है, जो पहले के प्राइस में आई है, पहले के रेट में आई है। इसलिए जैसे जीएसटी की शुरुआत जब हुई थी, उस वक्त ट्रांजिशन रूल्स का घोषणा किया गया था, उसी वक्त अभी भी ट्रांजिशनल रूल्स को अनाउंस करना बहुत जरूरी है जीएसटी रेट के कटौती के साथ में, तब जाके बिजनेस स्टेबल पैटर्न पे चल पाएगी। ये आपने बहुत सही कहा कि ट्रांजिशनल पीरियड को अनाउंस करना काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, लेकिन इस ट्रांजिशनल पीरियड के लिए कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि मान लिया जाए कोई शख्स कार की बुकिंग अभी करता है और कहता है कि हमें तो दे देना आप तब जब दिवाली का मौका आएगा तब, ये मान करके कि दिवाली तक तो जो हमें जीएसटी रेट कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मणि साहब आप ही समझा दीजिए कि उनको जीएसटी किस रेट पे देना होगा। आज जब हम बुकिंग कर रहे हैं उस रेट पे देना होगा या फिर जिस दिन हम कार की डिलीवरी लेंगे उस रेट पे देना होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि बहुत से लोग, मेरे रिश्तेदार भी यही सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कुछ दिनों से। तो इसमें आंसर बहुत क्लियर है। गाड़ी के ऊपर जो जीएसटी रेट होगी वो उस दिन की होगी जब उसकी डिलीवरी होगी आपके आपके एंड पे। इस पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि गाड़ी में दो किस्म की जीएसटी है। एक जो डीलर पे करता है मैन्युफैक्चरर को, गाड़ी बनाने वाली कंपनी को, वो डिपेंड करता है किस तारीख को गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने अपने फैक्ट्री से डिस्पैच किया है। और जिस दिन डीलर आपको सेल कर रहा है, डीलर उस दिन का जीएसटी रेट ही चार्ज कर सकेगा। इसलिए अगर किसी को गाड़ी की बुकिंग करनी है तो वो जाएं, बुक कर लें, जीएसटी एज एप्लीकेबल करें। और जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स जो है वो बहुत क्लियर हैं कि जिस दिन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी वो उस दिन का रेट होगा, नॉट द डेट ऑफ द बुकिंग। इसलिए वो चाहे गाड़ी हो या एसी हो या डिशवॉशर हो या बड़ी टीवी हो, बुकिंग करने में कोई तकलीफ नहीं है। पर सिर्फ ध्यान रखना है कि डिलीवरी तभी लें और वही माल लें जो नया माल है, नए जीएसटी रेट के बाद में डीलर के पास जो पहुंचा है। अच्छा, ये बड़ा पेचीदा काम है कि कैसे हम इंश्योर करें कि जीएसटी के पास, डीलर के पास जो पहुंचा है वो पुराने रेट पे पहुंचा है कि नए रेट पे पहुंचा है। रस्तोगी साहब, ये तो अच्छा है कि शॉपिंग करने जाए तभी पूछ ले सामने वाले से कि ये बताओ कि हम पे जीएसटी कितना लगा रहे हो। देखिए, पहली चीज तो जो है ना, वो जो इंडिया का कंज्यूमर है वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब भी वो अब ये परचेजेस करेगा तो वो कंपैरिजन जरूर करेगा। अगर वो एक फ्रिज खरीदने जाता है तो दोनों मॉडल्स को कंपेयर करेगा फीचर से और प्राइस से। पहली चीज, आपने जो एंटी प्रॉफिटरिंग की बात की थी, आप ये देखिए कि 1 करोड़ जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं, मगर एंटी प्रॉफिटरिंग केस केवल 150 कंपनीज पे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस बहुत ज्यादा कंपनीज पे हुए थे। उसने एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन ने एक डेटरेंस क्रिएट किया था, और वो डेटरेंस ये था कि कंपनीज को प्रोविजन होने की वजह से ये अत्यंत आवश्यक था कि किसी फॉर्म में वो बेनिफिट पास ऑन करें। जो इन 150 केसेस में से भी 50% से ज्यादा केसेस थे, वो इसलिए नहीं थे कि उन्होंने वो बेनिफिट पास ऑन नहीं करा,
वो इसलिए थे कि वो कितना कराए और किस फॉर्म में कराए। तो ऐसा कंपनीज का इंटेंशन नहीं था और ऐसा अभी भी कंपनीज का इंटेंशन नहीं होगा। एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस आते हैं तो एक डिटरेंस क्रिएट होगा, और जैसे कि बात की गई थी कि एक अगर पेनल्टी सॉर्ट आप लगाना चाहते हो तो उसको लगाने के लिए भी आपको स्टैट्यूटरी में पावर चाहिए होगी, तो उसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा। एक और अहम बात है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कोई एएमसी हो गई या लाइफ इंश्योरेंस अगर 10 साल की हो गई जिसका प्रीमियम आज डिटरमिन्ड है, उन केसेस में बेनिफिट कैसे पास ऑन होगा, पर गाइडलाइंस आनी चाहिए। अगर एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस नहीं आते हैं या एक्सटेंड नहीं होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को लेकर जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकती हैं लंबे पीरियड के लिए, एएमसीज हो सकती हैं, जो बहुत सारी अभी चीजें जैसे सीसीटीवी और एसी हैं वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे या फिर वो प्रोडक्ट्स में जाएंगे, क्योंकि वो एक ही रेट हो जाएगा। जो अभी तक तो डिफरेंट रेट था, एसी 28% में होते थे और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता था। सिमिलरली सीसीटीवी, ऐसे जो हम दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मैटर्स आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आगे आने वाले समय के लिए तो डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, मगर ये अभी के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, रेट रैशनलाइजेशन से क्या फायदा कंज्यूमर को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें रेट रैशनलाइजेशन में एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स हैं वो कम होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स जैसे हम आर्ग्यू कर रहे हैं डोनट्स है, वो डोनट्स का जो रेट है वो 18% है, मगर रेस्टोरेंट की सर्विस 5% पे टैक्स होती है, तो वो कैसे टैक्स होगी। सिमिलरली जो 7,500 रुपए से ज्यादा के होटल्स हैं तो 18% पे टैक्स होते हैं, मगर अगर उसमें रेस्टोरेंट है तो वो भी 18 पे जाता है, जो अब रेस्टोरेंट में जाएगा तो 5% पे होगा। और अगर उन रूम्स का एक भी दिन 7,500 से ज्यादा होता है तो पूरे रेस्टोरेंट 18% पे टैक्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्लासिफिकेशन के हैं जो खत्म होते हैं। इनफैक्ट मेट्रो से लेके रेलवे से लेके तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिंप्लीफाई करने का एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे आप बात करें बिजनेस क्लास टिकट का क्या होगा, इंटरनेशनल टिकट का क्या होगा, और कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट के दिमाग में जिसपे टैक्स अब आ सकता है। इंटरनेशनल ट्रैवल बिजनेस क्लास में क्या ये हायर रेट पर टैक्स हो सकता है। जो इंटरनेशनल, जैसे अगर आज आप बात करते हैं आईएसबी स्कूल की, तो आईएसबी की जो फीस होती है उस पर 18% टैक्स लगता है, बट जब यहां से बच्चे मैं आपकी बात को समझ गया। आप दरअसल कहना ये चाह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना चाहिए। उस क्लासिफिकेशन की वजह से कई बार जो है नहीं चाहते हुए भी ज्यादा जीएसटी चुकाना पड़ता है या फिर उसको जीएसटी तय करना एक मुश्किल हो जाता है। नजीर शाह साहब, ये जो एग्जाम्पल दिया रस्तोगी साहब ने वाकई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि ये दिक्कतें होती हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। आपको लगता है कि जीएसटी काउंसिल इस पर विचार करेगा? क्योंकि जब जीएसटी रिफॉर्म की बात प्रधानमंत्री ने की थी लाल किले से, तो उसके बाद ये कहा गया कि 3 फ्रंट पे हम काम करेंगे। रेट रेगुलेशन तो होगा ही होगा, इस तरह के क्लासिफिकेशन में जो अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, उसको भी हम दूर करेंगे। तो आप किस तरह का आउटकम की अपेक्षा रखते हैं? यही अपेक्षा रखते हैं कि इसको भी हल कर लेंगे साथ साथ। जैसे कि बार बार बताया जा रहा है, ये ट्रांजिशनल इश्यूज नीड टू बी सॉर्टेड आउट, क्लासिफिकेशन इश्यूज कम हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जैसे कि एग्जांपल्स दे रहे थे, डेफिनेटली देयर आर इश्यूज इन सर्टेन सिचुएशंस जहां ये बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एंड जितना जल्दी हो सके ये सभी चीजें अगर इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स के साथ बोर्ड को दे देती हैं, हल करने में भी आसान हो जाता है, स्पेसिफिकली उनको क्लैरिफाई करने में आसान हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इंडस्ट्री में जहां ये इस तरीके से इश्यूज आ सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन के साथ साथ, ट्रांजिशन में डेफिनेटली देयर बी चैलेंजेस, इसमें कोई शक की बात नहीं है, एंड जितना जल्दी क्लैरिफाई कर सकते हैं उतना बेहतर है इंडस्ट्री के लिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे सुमित दत्त मजुमदार साहब, ये ट्रांजिशनल इशू और क्लासिफिकेशन दो ऐसा इशू है जो अगर आपको रियल टर्म में राहत पहुंचानी है तो इसको आपको दूर करनी पड़ेगी। सिर्फ पेपरों पे हम रिफॉर्म कर दें तो काम चलेगा नहीं ऐसे में। ये कितना मुमकिन है कर पाना, क्योंकि उसमें कई सारे अड़चने आती हैं। पहले भी कोशिश की गई थी, आपके समय भी कोशिश की गई थी। नहीं जी, बात यह है कि जी आप देखिएगा कहाँ क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट ज्यादा होता है, जहाँ पे 2 आइटम का कैरेक्टरिस्टिक्स में
तो जो फर्क है वो ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी इतना अच्छा काम हुआ कि 12 और 18% का आप कुछ स्टडी करिए, देखिएगा मैक्सिमम डिस्प्यूट्स इन क्लासिफिकेशन होता है 12% और 18% में। तो वहां पे क्या होता है, नॉट ओनली दैट ये सारे प्रॉब्लम हो के वो तो कुछ उधर इसमें एक करप्शन का भी स्कोप रह जाता है। ये जब हट जाएगा, क्योंकि अभी 18% में जो है और 28% में जो है वो एकदम कोई फर्क, इतना फर्क होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम इश्यू ही खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी जो जैसे हो रहा है, अभी 12 एंड 18 का हटा दिया, तो इसमें तो आप देखिएगा 18 और ये का 5 का या 18 और 28 का इतना फर्क है, उसमें ज्यादा अपना जो HSN है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसमें तो इतना डिटेल्स में दिया है। और मेरे ख्याल पे से, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन अलग अलग करते गए जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सेम होता है, ये नहीं होगा अभी, क्योंकि आपका रेट ही 2 है, 18 एंड 28। तो इसलिए मैं सोचता हूँ इतना बड़ा समस्या नहीं है ये। हाँ, हालांकि ये कहना बड़ा आसान होता है क्लासिफिकेशन इशू को सॉल्व कर दीजिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखिए तो बहुत अड़चने होती हैं मणि साहब। अब कोई इकोनॉमी क्लास की टिकट ले रहा है, कोई बिजनेस क्लास की टिकट ले रहा है, दोनों पर सेम जीएसटी कैसे लगाएं? टिकट की कीमतों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जाहिर तौर पे जो बिजनेस क्लास में जा रहा होता है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, तो वहां पे सेम कैसे लगाएं? वैसे ही होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, तो वहां भी इस तरह का अंतर होते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं उनके सेगमेंट के अंतर होते हैं, तो वहां पे हम सब पे एक समान जीएसटी लगाएं। ये सिंपल जीएसटी बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये टैक्स का जो नेचर होता है उसके हिसाब से सही आपको दिखता है? देखिए, इसमें पिछली बार भी जब जीएसटी के ओरिजिनल रेट्स डिसाइड किए थे, उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स लगाए थे। एक प्रिंसिपल 3 अफोर्डेबिलिटी प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से ये था कि कोई कंज्यूमर अगर महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता है तो उसकी जो जीएसटी है वो भी हायर लेवल पे अफोर्ड कर सकेगा। तो अफोर्डेबिलिटी प्रिंसिपल सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, और भी बहुत सी कंट्रीज में यूज होती हैं कि कोई भी जो हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनको हायर जीएसटी भी सफर करनी है, जो एसेंशियल गुड्स पे नहीं लगता है, एसेंशियल गुड्स पे लोअर रेट ही लगता है। अब इसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में उनके 2 या 3 किस्म के क्लासेस हैं, और भी इंडस्ट्रीज होंगी, होटल्स होंगी जिनके रेट्स अलग अलग हैं, अलग अलग टैरिफ लेवल्स पे हैं। तो उसके बेसिस पे, अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे ही तय होगा कि किसके ऊपर क्या जीएसटी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स से तो जीएसटी कलेक्शन है वो लोअर मिडिल क्लास की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जाके क्रॉस सब्सिडाइज करें। इसलिए वो सावधानी तो रखनी पड़ेगी। दूसरा प्रिंसिपल इसमें ऐसा है कि इकोनॉमी जब डेवलप हुई है और जब जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, जो प्रोडक्ट्स पहले एसेंशियल गुड्स कैटेगरी में थे वो अभी प्रीमियमाइजेशन की वजह से एक स्तर उठ गए हैं, और जो प्रोडक्ट सुपर प्रीमियम होती थी वो अभी प्रीमियम लेवल पे भी आ गई हैं। अब इसकी वजह से जो कंजम्पशन बास्केट जो है वो नॉर्मल कंज्यूमर का काफी चेंज हो चुका है, और जीएसटी की जो रेट्स हैं उसको ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो कंजम्पशन बास्केट 2017 में थी जीएसटी शुरुआत के समय, आज की तारीख में हर कंज्यूमर का कंजम्पशन बास्केट चेंज हो गया है। इसमें एक चीज और एमएस मणि साहब, कि आपने कई लोगों को देखा है, आप अलग अलग शो में आते भी थे तो हम लोगों को चर्चा करते थे कि रेट रेस्टलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें तो अलग हैं, लेकिन एक जो समस्या आती है वो है आपको रिटर्न फाइल करना, रिफंड लेना, आईटीसी क्लेम करना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना, ये सब भी एक बड़ी प्रैक्टिकल समस्याएं होती है। उसका निदान निकल पाएगा जीएसटी काउंसिल की इस बैठक से? कितनी उम्मीद है आपको? तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने लक्ष्मण जी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट अभी आपने बताया इसके ऊपर बहुत सा कम वक्त जा रहा है डिस्कशन में सारे जगह पे, वो मीडिया के लेवल पे। तो जीएसटी में लोगों को परेशानी या बिजनेसेस को परेशानी रेट की वजह से नहीं है ज्यादा, उनकी जो रेट्स उन्होंने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीडियर है, जो रिफंड की जो प्रोसीडियर है, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं कुछ बिजनेसेस में,
जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की प्रोविजन है, और खास करके ऑडिट्स जो होती हैं जीएसटी की, वो बहुत बड़ी समस्या है बहुत से कंपनियों के लिए, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी थी, जब तक सर्विस टैक्स का रेजिम था, उस वक्त तक सर्विस प्रोवाइडर्स को सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी, जिसको हम सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन कहते थे। उसकी बदौलत उनको सिर्फ एक ऑडिट फेस करना पड़ता था। अब जीएसटी आने के बाद में सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को जिस जिस स्टेट में वो काम करते हैं उस स्टेट में उनको रजिस्ट्रेशन लेना है, और हर स्टेट में उनकी ऑडिट अलग तरीके से होती है।